तो ये इतना बड़ा बवाल मच गया है, इसका एक बड़ा कारण है कि इसमें जिसको बाहर निकाल दिया गया है तो वो सवर्ण जाति के लोग हैं। उनमें सवर्णों को प्रॉब्लम इसी बात से है कि सबका ध्यान रखा गया है। बस ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वर्सेस हो गया है। यूजीसी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सवर्ण जाति से आने वाले छात्रों ने और कुछ संगठनों ने इसे काला कानून बताया है। इस पर बखेड़ा इतना बढ़ गया है कि इसके खिलाफ करणी सेना के नेता सड़कों पर उतर आए हैं। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। लेकिन ये कौन सा नियम है, कैसा फैसला है जिस पर इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है? दरअसल यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के मकसद से एक नियम लागू किया। यूजीसी का दावा है कि इससे एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने में सहायता मिलेगी। अब यूजीसी ने यूनिवर्सिटी के प्रमुख की जवाबदेही तय करने के लिए यह भी अनिवार्य किया है कि एक इक्विटी सेल का गठन किया जाएगा। लेकिन ये इक्विटी सेल आखिर है क्या? क्या है इससे जुड़े नियम कायदे? अगर ओबीसी छात्रों को कैंपस में भेदभाव से बचाना ही मकसद है तो इसमें आपत्ति ही क्यों है? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बबीता मैम। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद सर। बबीता जी एक एजुकेशनिस्ट हैं जिनकी बहुत सी वीडियोस आपने वायरल होते हुए देखी होंगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच में काफ़ी पॉपुलर भी रही हैं। मैम, बातचीत की शुरुआत आपसे यहीं से करेंगे हम कि यूजीसी का ये नया नियम है क्या और इसमें जो इक्विटी सेल का गठन किया गया है इसका क्या काम रहेगा? सर, यूजीसी आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर लगभग हर चैनल पर, हर जगह आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक्चुअली यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो 1956 में प्रॉपर तरीके से काम करने लगा था, 2026 के जनवरी में एक बहुत बड़ा चेंज इसमें इसके काम करने के तरीके में करने की बात उठी है। और मैं अभी पढ़ रही थी, उसमें गैजेट को मैंने पूरा निकलवाया, उसको मैं एक थॉरो रीडिंग के साथ देख रही थी। तो उसमें कुछ चीजें मुझे लगता है पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ चीजें नेगेटिव भी हैं। जो ये इतना बड़ा बवाल मच गया है, इसका एक बड़ा कारण है कि एक बहुत अगर बारीकी से इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एससीज, एसटीज, ओबीसीज, दिव्यांगजन, सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, हर एक को ध्यान में रखा गया। और जो इक्विटी सेल की हम बातचीत करने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं महिलाओं के योगदान को हम देख पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी कंपल्शन है कि एक महिला सदस्य उसमें कम से कम रहेंगी। तो अब मोटा मोटी जो दिखाई देता है कि इसमें जिसको बाहर निकाल दिया गया है वो, अगर बेसिकली मैं किसी एक कम्युनिटी की बात करूं तो वो सवर्ण जाति के लोग हैं। जो ऐसा फील हो रहा है, जैसे कहते हैं प्रथम दृष्टया कि पहली नजर में ऐसा फील हुआ कि सबको सेफ बनाने की कोशिश की गई है। बस एक खास कैटेगरी अनरिजर्व जिसको हम कह देते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इसको पढ़ने के बाद थोड़ा झटका लगा। और ज्यादातर जो आप देख रहे हैं आज जितनी चीजें चल रही हैं उनमें सवर्णों को प्रॉब्लम इसी बात से है कि सबका ध्यान रखा गया है। बस ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वर्सेस हो गया है कि सब लोग एक तरफ वर्सेस सवर्ण जाति के लोग। तो ये एक मैदान महसूस हो रहा है जहां सभी लोग, क्योंकि आज वैसी लड़ाइयां की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ऐसी लड़ाई जिसमें विचारों की लड़ाई हम कह सकते हैं, ये बन गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। और कुछ कमियां तो हमेशा जब नया कानून आता है, उसमें नई कोई चीजें आती हैं, उसमें होती हैं। हाँ, उनको बहुत बेहतर तरीके से एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिस्कशन किया जाना चाहिए। और ये लड़ाई वर्सेस की ना करें कि फला वर्सेस फला, नहीं, प्रॉपर तरीके से सोच समझ के इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर लेकिन मैम जो फैसला लिया गया है, ये इस फैसले की आखिर आवश्यकता थी क्या? क्योंकि पहले से इसमें प्रोविजन ये था कि एससी और एसटी के जो छात्र हैं, कई बार ऐसा अतीत में देखा गया होगा कि उनके साथ में कुछ जातिगत भेदभाव की स्थितियां रही होंगी, जिसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया। लेकिन अब वर्तमान दौर में ऐसी क्या आवश्यकता ऐसी महसूस हुई कि इसको जो है एक्सटेंड किया गया और ओबीसी छात्रों को भी जो है इसके भीतर शामिल कर लिया गया?
तो ये मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिर क्या कोई पॉलिटिक्स चल रही है इसके पीछे, या वाकई ऐसी आवश्यकता थी? आप क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप छात्रों के मनोभाव को बेहतर तरीके से जानती समझती हैं, तो आपका अपना ओपिनियन क्या लगता है आपको, ये बताएं आप। देखिए, पीछे कुछ पिछले सालों की अगर हम बात करें तो ऐसे केसेस बिल्कुल सामने आए जहां बैकवर्ड क्लास के कुछ बच्चों की शिकायतें रही कि भाई उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, और जाति संबंधी जो शब्द हैं वो सिर्फ एससी एसटीज को नहीं, ओबीसी के साथ भी लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। देखिए, मैं ये मानती हूँ, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कहीं भी किसी के साथ अगर गलत होता है तो वो सबको ये मानना चाहिए, इंडियंस को, कि वो गलत है और हम सब उसके विरोध में खड़े हों, चाहे वो सवर्ण जाति के हो या फिर वो दलित हो या कोई भी हो। ये जो नया पॉइंट एक ऐड कर दिया, इनफैक्ट बस नए शब्द ऐड कर दिए, पुरानी सारी कहानी वही है। यूजीसी ने कोई बहुत अलग काम नहीं किया है, लेकिन जो ये नए शब्द हैं इनके खिलाफ सवर्ण जाति के जो बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, और मैं देख रही थी एक डीएम साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है कि भाई ये तो सीधा काला कानून हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है, इसको जो मैंने पढ़ के समझा जितना, क्योंकि मैं गेजेट मैंने निकलवाया था और मैं उसको पढ़ रही थी, कि जब तक ये ठीक डायरेक्शन में काम करेगा ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो। अब इस नए जो ये पॉइंट जोड़ा गया है, कई बार ऐसा होता है सर, जो ये बच्चे होते हैं स्कूली एज से, जो और बड़े कॉलेजेस में आप देखते हैं कई बार छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट हो जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो ये नया कानून उनके पक्ष में जा रहा है बैकवर्ड क्लास में, कई बार उसी एज के जो बच्चे होते हैं, जो 19, 20, 22, 25 साल वाले हैं, वो गलत चीजों में फंसाकर किसी को उनका भविष्य चौपट भी करने का कहीं प्लान ना कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सब किया गया है ना, इसमें बुराई नहीं है, ओबीसी को ऐड कर लें, दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ रही थी डिटेल में, तो अगर कहीं कोई शिकायत करने वाला आदमी गलत मंशा के साथ किसी को फंसाना चाहता है, तो उन वैसा स्टूडेंट जिसने गलती नहीं की है लेकिन सिर्फ उसको फंसाने के मामले बना दिए गए हैं, उनके बचने का इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रावधान मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं वो अपील के बारे में पढ़ रही थी, लेकिन वो बहुत बहुत लिमिटेड सोर्स उपलब्ध करा रही है, और ऐसा लगता है कि ये जो है ना, जो बना रहे हैं, जो ये नया जो ऐड किया है अदर बैकवर्ड क्लास और सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान फील करेगा बच्चा, वो होगा जो सवर्ण जाति का है। और खासकर अगर मैं बात करूं लड़कों की, तो उनका प्रतिनिधित्व कहीं भी दिखेगा नहीं, क्योंकि जो कमेटी भी बनेगी उसमें एससी का होना, एसटी का होना, ओबीसी का होना, वुमेन का होना भी कंपलसरी कर दिया, लेकिन कहीं भी सवर्ण जाति के किसी भी व्यक्ति का होना कंपलसरी नहीं किया गया। तो अगर उस तरह की कमेटीज में वो ये फील करेंगे कि हमारा तो प्रतिनिधित्व है ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, और फिर ऐसे केसेस में कई बार ऐसा चांसेस हैं कि जो बहुत काबिल, अच्छे, योग्य लड़के होंगे उन्हें फंसाया जा सकता है। तो इसके लिए ये तो प्रावधान इस तरीके के किए जाने चाहिए ताकि सब लोगों को सेफ फील हो। ये तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि जो लोग सवर्ण जाति के हैं उनके मन में एक डर पैदा हो गया है कि कल को हम किसी से किसी कहा सुनी में अगर कोई बात बढ़ जाती है तो कहीं हमें गलत तरीके से किसी मामले में फंसा के और हमारे भविष्य को खराब ना कर दें। मैम, यहाँ पर 2-3 तरह के प्रोविजंस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर गतिरोध यहाँ पर पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ही, जैसा कि आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, कि जो इक्विटी कमेटी यहाँ पर गठित की जाएगी उसमें 5 सदस्य होंगे। इसमें एक एससी कम्युनिटी से, एक एसटी कम्युनिटी से, एक ओबीसी, इसके अलावा एक महिला होंगी, एक जो है दिव्यांगजन होंगे, लेकिन कहीं पर भी कोई सवर्ण इसके भीतर नहीं होगा इस कमेटी का मेंबर। तो ऐसी स्थिति में जो छात्र हैं सवर्ण जातियों से आने वाले, उनके मन में इस तरह के सवाल अब उत्पन्न होने लगे हैं कि भाई अगर उनको गलत तरीके से फंसा दिया जाता है तो उनकी बात को फेयर तरीके से सुनने वाला कौन होगा। तो यहाँ पर बात उसकी आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये मैम कि जो यहाँ पर एक्शन लेना है, उस एक्शन को लेकर के भी यहाँ पर थोड़ा सा गतिरोध है। जो समय सीमा तय की गई है उसमें 24 घंटे की है, यानी कि शिकायत आने के 24 घंटे के भीतर जो है आपको इस पर जो है फैसला लेना है। आपको लगता नहीं कि 24 घंटे की जो अवधि है वो बहुत कम है? और ऐसी स्थिति में जब ये प्रोविजंस बना दिए गए हैं कि अगर आपने फैसला नहीं किया तो फिर उस कॉलेज के लिए जो है जो वो डिग्रीज देते हैं वो क्षमता उनसे छीन ली जाएगी। तो 24 घंटे की अवधि जो है अपने आप में जो है कहीं एक सवालों के दायरे में है। तो अब क्या लगता है आपको, क्या इसमें कोई वापस रिफॉर्म होना चाहिए? सर देखिए, 24 आवर्स वैसे रियलिटी में कहें तो बहुत कम है, लेकिन फिर इसका एक दूसरा आप देख सकते हैं, एक सेकेंड ओपिनियन भी है। कई बार केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सच में बहुत क्विक एक्शन लेने की जरूरत होती है। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम जब कोई कानून बना देते हैं तो उसके विपक्ष में बात करने वाले और पक्ष में बात करने वाले फाइनली बस एक दूसरे के विरोधी बन के रह जाते हैं। उस चीज के ऊपर प्रॉपर जो काम होना चाहिए वो नहीं होता।
जैसे ना इसकी कैटेगरीज होनी चाहिए कि किस तरह के केसेस को 24 आवर्स में जो है अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए, और कौन से केसेस हों जिन पे कि थोड़ा सा समय दिया जाए। हर तरह के केस को आप 24 आवर्स में एक अल्टीमेटम देना या गर्दन पे तलवार लटका देना, ये मुझे लगता है थोड़ा गलत रहेगा। पर हाँ, कुछ अगर इस तरह के बड़े केसेस हैं जैसे महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए या यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए, उनमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्विक एक्शन लेने की जरूरत है जी। तो इसकी कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके के, अगर टिप्पणी की गई है जाति आधारित धार्मिक, तो ठीक है, उस पर थोड़ा सा एक्शन लेने में बहुत ऐसे क्विक एक्शन की जरूरत नहीं है कि आज ही एक्शन लिया जाए। हाँ, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अगर मामला किसी भी महिला का या यौन उत्पीड़न का किसी लड़के का भी है तो उसके ऊपर क्विक एक्शन लेना चाहिए, फिर उसमें 24 आवर्स ठीक है। तो ये दो तरह के मामले बनेंगे और इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से कॉलेजेस के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, शिक्षण संस्थानों के ऊपर प्रेशर है कि अगर उन्होंने फैसला नहीं किया तो उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, इस तरह की बातें आ रही हैं सामने, तो आपको लगता नहीं कि इसको जो है थोड़ा रिफॉर्म करना चाहिए, या फिर क्या ऐसे सुझाव हैं जो आपको लगता है कि अपनी तरफ से आप अगर दें और उस पर कंसीडर करना चाहिए? सर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा 24 आवर्स की तो कैटेगरी बनानी पड़ेगी, प्लस ये जो हर टाइम उनको अगर प्रेशराइज करेंगे कि 24 आवर्स में ऐसा करके दो, नहीं तो डिग्रियां बंद कर देंगे, मान्यता बंद हो जाएगी, या आपके फंड्स हम नहीं देंगे, ये गलत है। और इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन जो होना चाहिए वो इस तरीके से लेना चाहिए ताकि कॉलेजेस के ऊपर हमेशा हर घड़ी यूनिवर्सिटीज के ऊपर तलवार ना लटकी रहे। वो काम को करें, लेकिन काम को एक सलीके से करें, ना कि सिर्फ भय के माहौल में और बहुत जल्दी जल्दी में बिना सोचे समझे किसी बच्ची। देखिए, ये जो बातें होती है ना, ये किसी की एक दिन की जिंदगी को प्रभावित नहीं करेंगी। हो सकता है किसी बच्चे को अगर बहुत अफरा तफरी में 24 घंटे के अंदर गलत मामले में फंसा के, क्या पता उसका पूरा भविष्य चौपट हो जाए। तो इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और इस तरह से कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही एक्शन लेना ठीक रहेगा। अगर बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाएगा यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, तो वो भी शायद इस काम को उतना बढ़िया ढंग से नहीं कर पाएंगे जितना कि किया जाना चाहिए। जी, यहाँ पर जो आपत्तियां मैम खड़ी हो रही हैं, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो यूजीसी है इस पूरे प्रकरण के बाद, इस पूरे विवाद के बाद वो क्यों खामोश है? उसकी जवाबदेही इसके ऊपर बनती है, कम से कम वो सामने आए, उनके प्रतिनिधि सामने आए, जस्टिफाई करें इन चीजों को कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही। लेकिन यूजीसी की जो चुप्पी है, इस पर आपका क्या कहना है? सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला जो एक होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ वोटों की कीमत है और वोट की शक्ति से ही सरकार वहां तक बैठी है। तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि शिक्षा मंत्रालय को, यूजीसी को, किसी रिप्रेजेंटेटिव को बिल्कुल सामने आना चाहिए। और जब ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि पूरे देश में, आप ये देखिए कितने चैनल्स को खोल के आप देखेंगे, करंट में सबसे बड़ा मुद्दा है यूजीसी का ये मामला। कोई न्यूज चैनल देख लीजिए, कोई रील्स देख लीजिए, आप जहां देखेंगे हर तरफ छाया हुआ है। तो ऐसे में इस लोकतांत्रिक देश में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी चाहिए और सरकार को अपनी तरफ से जो उनको रिप्रेजेंट कर सके अच्छे तरीके से, पूरे मामले को समझा सके। ऐसा नहीं है कि यूजीसी का ये सब कुछ गलत है। मैं इसको पढ़ रही थी अभी, इसमें 90% चीजें ठीक है, लेकिन जो ये शब्द जो इधर उधर कर दिए हैं ना, उससे जो लोग सवर्ण जाति के हैं उन लोगों को प्रॉब्लम है। और हाँ, अगर मैं भी बीइंग अ पेरेंट इस बात को सोचूं कि भाई कल को अगर कोई टैलेंटेड किसी का बेटा है और उसको किसी चालबाजी के तहत फंसाकर गलत मामले में इस तरह से क्विक एक्शन लेकर 24 आवर्स में कोई कमेटी बने और तुरंत से डिसाइड कर दे कि इस बच्चे का ये गलत है। और मैं भी पढ़ रही थी कि पुलिस कार्यवाही, पुलिस को भी सूचित कर दिया जाएगा इस तरह के कुछ क्राइम्स होंगे। तो वहां ऐसा ना हो कि इसका मिसयूज होने लगे और फिर ये तो वही बात हो गई कि शांति से चुपचाप से अपना बस 4 साल कॉलेज पूरे करने हैं, आप कहीं अपनी राय नहीं दे सकते, कहीं बोल नहीं सकते, और कहीं आप किसी से अगर मत में भेद हो गया तो पता नहीं कौन अपनी जलन कैसे निकालेगा। तो मुझे ऐसा लगता है इस पर सरकार को थोड़ा सा कि उनका क्या मंशा रही। यूजीसी ने अगर ये इतना बड़ा पॉइंट लिखा है, उन्होंने ओबीसी का नाम लिया, एससी एसटी तो चलिए पहले से भी थे, लेकिन सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सबका नाम ले लिया, लेकिन अनरिजर्व्ड को अगर इस टाइम पर अनसेफ फील हो रहा है तो ये भारत हम सब ने मिलकर बनाया है। और जहां दलितों को अपने हकों के लिए आवाज उठाने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है, तो कम से कम सवर्णों को आके एक प्लेटफॉर्म या तो मिले जहां वो अपनी बात रख पाए और ये ऊल जलूल कोई भी रील्स के माध्यम से या किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बातें ना करें। सरकार को चाहिए इस तरह की जब चीजें क्रिएट हो रही हैं, गड़बड़ी का माहौल है, तो उसमें आके इस बात को क्लेरिफाई करें, क्लैरिटी के साथ बताएं कि हमने ये क्या सोच के लिखा है और इसमें कौन लोग प्रभावित होंगे और सवर्णों के लिए हम लोग क्या करेंगे। क्योंकि सर देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी चीज होती है मानवता, इंसानियत। मैं ये कभी इस पक्ष में नहीं हूं कि एससी एसटी ओबीसी या महिलाओं का भला करते करते कहीं हम सवर्ण जाति के बेटों के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आने वाले 4-6 सालों में उन बच्चों को बोलने के लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा और फिर इसका मिसयूज लोग करने लगेंगे, जैसा हम देखते हैं दहेज के मामलों में।
90% मामले दहेज के लड़कियां गलत तरीके से फंसाती हैं लड़के के घर वालों को। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग भले हैं, 10% लोग सच में घटिया हैं, उन लोगों को फंसना भी चाहिए, लेकिन सर इस चीज का कितनी बार मिसयूज होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यूजीसी के इन सब चीजों का मिसयूज होने लगे और हमारे सवर्ण जाति के जो बेटे हैं वो कहीं भी बात करने के लायक ही ना बचे, उनकी कोई सुनवाई ही ना हो और वो हर जगह ये फील करें कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो ये गलत होता है। जी, एक महत्वपूर्ण बात ये मैम कि जिस उम्र के ये बच्चे होते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, ये असल में विचारों को बनाने वाली उम्र होती है। जब आप विचार बनाते हैं तो वो कच्ची पक्की चीजें होती हैं। कई बार आप अंडर नरिश जो है कमेंट्स कर देते हैं, या फिर कभी अधकचरे कमेंट्स कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो समय के साथ साथ अनुभव आते आते आपको इस बात का एहसास होता है कि आपको जो है क्या बातें कहनी है, क्या नहीं कहनी है। तो यहाँ पर क्षमा जो है एक, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर कम से कम क्षमाशील होने की बहुत आवश्यकता है, न कि दंडात्मक प्रावधानों को उतना ज़्यादा सख्त करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि अगर इस तरह की टीका टिप्पणियां अगर एससी, एसटी या ओबीसी छात्रों के खिलाफ होती हैं, तो हम भी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, हमने भी देखा है कि जो सवर्ण जाति के जो बच्चे हैं, जिन कम्युनिटीज से वो आते हैं, तो उनके लिए भी इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। तो अगर उनके खिलाफ की जा रही हैं, अगर उनको दुख हो रहा है, अगर वो आहत हुए हैं, तो उनके पास तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, उनकी तो कहीं सुनवाई ही नहीं है। तो इस नज़रिए से क्या आपको लगता है कि जो नियम बनाया गया है इसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल करके कुछ और बातें जोड़ने की इसमें आवश्यकता है? वो बातें क्या हो सकती हैं? आप अपनी तरफ से क्या जोड़ना चाहेंगी मैम? देखिए सर, 2015 में मोदी सरकार जब नई आई थी देश केंद्र सरकार के रूप में, तो उन्होंने पानीपत से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। आज हम 11 साल बाद उसके बारे में बात कर रहे हैं। उस टाइम पे ये बड़ा अच्छा स्लोगन लगा था, लेकिन मैं आपको बता दूं उस साल के बाद बेटियों पे तो हमने काम कर लिया, लेकिन हमने बेटों को निगलेक्ट कर दिया। हरियाणा में जहां से मोदी जी खुद उस प्रोग्राम को लॉन्च करके गए थे पानीपत में, लगातार 2014 के बाद से पंजाब, उड़ता पंजाब आप जानते ही हैं, नशे की गिरफ्त में था। पंजाब से वो नशा हमारे हरियाणा की तरफ बढ़ते बढ़ते पूरा ये जो एनसीआर का इलाका है, दिल्ली, यूपी की बेल्ट, इसमें राजस्थान की बेल्ट, हमारा हरियाणा प्लस पंजाब, ये पूरा नशे की गिरफ्त में है। और अब एक पीछे नारा चला था कि बेटा बचाओ, कि भाई बेटी बचाओ तो आप चला ही रहे हैं, बेटा बचाओ। तो जहां हम लोग इस तरह से करेंगे ना कि एक किसी ग्रुप को ऊपर करेंगे, तो आप देखेंगे दूसरे ग्रुप में अपने आप प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। यही मुझे लगता है अब यूजीसी ने जो कर दिया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, सोशल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और दिव्यांग जन, एक कैटेगरी को इसमें से निकाल दिया, सवर्ण जाति। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि जो कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर गलत टिप्पणियां करते हैं, मैं बिल्कुल इसके विरोध में हूं सर। मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ किसी को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या लिंग के आधार पर इस तरह से डिमोटिवेशन उसके मन में ले आना या उसको ये फील कराना कि तुम निचले तबके के हो, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसका एक बड़ा कारण जिम्मेदार जो है ना, वो ये समाज, सोसाइटी की संरचना भी है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज सब पेरेंट्स को भी देना चाहूंगी। जब अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग हम कर रहे होते हैं ना, तो हम कई बार अनजाने में घर में जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो इस तरीके के शब्दों का गाली के रूप में भी प्रयोग कर देते हैं कि किसी जाति विशेष के लिए गलत शब्द बच्चा बचपन से सुनते 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 वो उसकी जबान पर चढ़ जाता है और वो बातचीत में इस तरह के शब्दों को बड़ा नॉर्मल बना लेता है। इन चीजों को जब वो घर में, समाज में देखता है तो उसको लगता है बड़ी नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन जब वो कॉलेज लेवल पे जाता है तब उसको वो चीजें, जब वो इस तरह के गलत शब्द यूज करता है, क्योंकि वहां लोग हैं जागरूक, वहां लोग समझदार हैं, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत हैं, तो वहां फिर ये सब चीजें उसको फील होने लगती हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, चाहे मैं जेंडर को लेकर गलत टिप्पणी करूं। क्योंकि देखिए आप, इंडिया में ना इन चीजों को बड़ा जनरलाइज कर दिया है, माँ बहन की गालियां बड़े नॉर्मल लोगों के मुंह से निकलती हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, आपका सर्कल बड़ा होता है, आपके दिमाग का दायरा विकसित होता है, तब फिर मैंने देखा है लोग धीरे धीरे परिपक्व होने लगते हैं, वो समझने लगते हैं कि इस तरह की जाति की टिप्पणियां, धार्मिक टिप्पणियां या लिंग विशेष के ऊपर टिप्पणियां करना गलत है। पर प्रॉब्लम क्या है सर, जब तक उन्हें ये समझ में आता है तब तक न जाने कितनी लड़कियों को, कितने एससी कैटेगरी के बच्चों को, कितने किसी विशेष धर्म के बच्चों को वो हर्ट कर चुके होते हैं। और कई बार ये चीजें दिल पर इतने गहरे जख्म छोड़ जाती हैं कि वो घाव कभी भरते ही नहीं है। तो ये ना एक सामाजिक जो ताना बाना है, हमें इसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि सख्त कानून बना के यूनिवर्सिटी लेवल पे हम इन चीजों को सिर्फ बदल लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अन्याय ज्यादा करेंगे और न्याय की बातें कम करेंगे। इन चीजों को बदलना है तो सामाजिक आधार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भारत में ना कहीं परिवारों से वो चीजें निकलेंगी जब, कि हाँ हम सब बराबर हैं,
इक्वालिटी की फीलिंग जब घर से आएगी तब बात बनेगी। हाँ, उस लेवल पे जाके एकदम से सख्त कार्यवाही के अंडर आके हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो उनकी पर्सनालिटी बहुत बेहतर बन सकती है यूनिवर्सिटी में आके, उस डर के कारण कहीं वो दबाव में ना रह जाए और कहीं ऐसा ना हो कि सवर्ण जाति के जो बेटे हैं वो जो चीज जो मुकाम हासिल कर सकते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस का लेवल हमेशा स्कूल के बाहर जब दुनिया में निकलते हैं तब बढ़ता है, बच्चा बहुत सारी नई चीजों में से गुजरता है। अगर हर टाइम वो एक तलवार लटकी रहेगी कि तुम्हारे मुंह से कोई शब्द निकला या तुमने अनजाने में, कई बार ऐसा होता है ना कि अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं, तो उस चीज का गलत फायदा कोई ना उठा ले। बस मेरा ये कंसर्न है कि हमारे बेटे उतने ही सेफ फील करें जितना हमारी बेटियां फील करती हैं कि यूजीसी ने लिंग को तो आधार बना लिया, SC ST पहले से थे, OBC इसमें आ गए, तो सवर्ण जाति के लड़कों को भी हम साथ लेके चले, क्योंकि देखिए भारत सबसे मिलकर बना है। बिल्कुल, भारत की आत्मा जो है ना वो हर बेटा बेटी के अंदर बसती है, तो हम किसी के साथ अन्याय ना करें। इन चीजों को सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं या जिनका ये एक कह सकते हैं ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आके इन चीजों को क्लियर करें और समाज में जो मैसेज जाए वो सही जाए, वो ये ना जाए कि सवर्ण लोग सड़कों पे उतरे हैं। देखिए सर, मैं खुद ब्राह्मण कैटेगरी से हूँ, ब्राह्मण जाति से संबंध रखती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जाति पाति बिल्कुल बकवास है। और जाति पाति तब तक ठीक थी जब तक कामकाज उस हिसाब से बटे हुए थे, जब एक वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन आज के इस युग में हम सब एक जैसा खाना खा सकते हैं, हम एक जैसा कपड़ा पहन सकते हैं, हम एक जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं, तो वो जाति पाति धर्म तो बहुत निचले स्तर पर ही इंसान को खत्म कर देने चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि वो अभी हमारा जो ये सामाजिक ताना माना है ना, इसके अंदर इतना गहराई से पिरो दिया गया है कि उसको जाते जाते अभी और 1-2 पीढ़ियां लगेंगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कानून बने, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जिनके लिए कानून बन रहा है वो अभी भी बहुत बड़े नहीं हुए हैं तो बच्चे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, हम ये मान लेते हैं 23-24 साल के, तो अभी उनको उनकी जिंदगी बनने के स्टेज में है। बहुत सख्त कार्यवाही करेंगे उनपे तो उनका भविष्य चौपट हो सकता है, तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, एक समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, यही आदर्श है समाज का। और समतामूलक समाज वही समाज है जहां पर हर लिंग, हर जाति, हर वर्ग को एक समान अवसर मिलते हैं। और अगर दंडात्मक प्रावधान की बात है तो वहां पर भी ये समतामूलक वाली जो बात है, ये जो महक है, वहां पर भी आनी चाहिए। तो यही कुछ जो है बबीता मैम कह रही थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो विषय है जिसको लेकर के पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ है, अब क्योंकि यहाँ पर इस पर आपत्तियां व्यक्त की गई हैं, तो ऐसे में कर्तव्य बनता है यूजीसी का कि वो भी सामने आए और इसको लेकर के जो भी जस्टिफिकेशन है उनकी तरफ से वो जस्टिफाई करने की कोशिश करें, या फिर अगर इसमें जो भी लूप होल्स फाइंड आउट होते हैं उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। अगर इसको फ्लेक्सिबल करते हैं, इसमें कुछ और नई चीजें ऐड ऑन करते हैं, तो मैं समझता हूं कि सोसाइटी इसका खुले दिल से स्वागत भी करेगी। और बबीता मैम जिस तरीके से बता रही थी कि जो एथिक्स की बात है, हम अपने परिवार से वो सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन जिस उम्र में कॉलेज में छात्र पढ़ते हैं वो उम्र ऐसी उम्र है जब व्यक्ति अपने विचारों को बनाता है। हालांकि ये बात हम मानते हैं कि आपके मुंह से कुछ गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, कोई भी असामाजिक गतिविधि प्रैक्टिकली या फिर जो है वोकल होकर के आपके जरिए नहीं पास होनी चाहिए, तो इस बात का एहसास भी आपको रहना चाहिए। लेकिन क्या वो सिर्फ कुछ वर्गों तक ही सीमित है? क्या सवर्ण वर्ग इसमें नहीं आते? तो ये बातें थोड़ा सा एक बार फिर से गहराई से विचार करने की और चिंतन मंथन करने की इस पर मुझे लगता है कि आवश्यकता है। और जो आपत्तियां इस समय हो रही हैं, इससे पहले कि ये विवाद और ज्यादा बढ़ जाए, इससे पहले कि सड़कों पे चक्के जाम हो और तमाम चीजें हो, तो मैं समझता हूं कि इस पर जो है जो भी गफलत है या फिर जो भी कुछ चीजें इसमें की जा सकती हैं वो करनी चाहिए। आप मैम हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धन्यवाद सर। नवभारत टाइम्स की जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है सर।